नमस्कार, मैं रुद्रा ग्रुप्स ऑफ एजुकेशन की तरफ से प्रवीण कुमार शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर कोई ऐसा वीडियो बना दीजिए जिसमें हमें पता चल जाए कि प्रोजेक्ट में किन किन बातों का ध्यान रखना है और प्रोजेक्ट है क्या चीज़ और प्रोजेक्ट हमें कैसे बनाना है। तो आज मैं आपके समक्ष ये जो वीडियो लेके आया हूँ, इसमें हम सारी की सारी प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग बात करेंगे। अब प्रोजेक्ट जो है आपके डीईसी में, वो DEC 4 के नाम से एक आपके पास बुक आई है, उसके अनुरूप बनता है। ये आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि जो DEC 4 की जो बुक है वो पूरी की पूरी बुक आपकी प्रोजेक्ट की बुक है। उस बुक के भीतर आपको कहीं भी ये नहीं दिया गया कि इसका कोई सैद्धांतिक एग्ज़ाम होगा यानी रिटन एग्ज़ाम होगा। DEC 4 की जो बुक है वो सिर्फ आपकी प्रोजेक्ट की बुक है और हमारा जो प्रोजेक्ट का काम है वो सारा का सारा इसी बुक से ही पूरा होगा और हमें उस बुक्स को पढ़ लेना चाहिए। एक प्रोजेक्ट बनाने से पहले हमें उसका गहन अध्ययन करना जरूरी है। अब हम चलते हैं जी कि पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि सर ये प्रोजेक्ट है क्या चीज़। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास 3 बुकें इस DEC 4 के अलावा और आई हुई हैं, DEC 1, DEC 2 और DEC 3। प्रोजेक्ट जो DEC 4 है वो बुक ये कहती है कि जो आपने पिछली 3 बुकों में पढ़ा है, जो आपने 3 बुकों में जो सैद्धांतिक रूप से या थ्योरेटिकल रूप से आपने जो अध्ययन किया है, उस अध्ययन को अब आपको जीवन में उतार करके और एक्टिविटी के रूप में प्रदर्शित करना है। उसे हम प्रोजेक्ट कहते हैं, यानी जो आपने पढ़ा है उसका प्रैक्टिकली रूप से आपको एक्सप्लेन करना प्रोजेक्ट कहलाता है। और यही DEC 4 की बुक हमें कहती है कि आपको इस पिछली 3 बुकों के अनुरूप प्रोजेक्ट का निर्माण करना है, उसी के अनुरूप हमें एक्टिविटीज़ करनी है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो DEC 4 की जो बुक है उसमें आपको एक्टिविटीज़ दी गई हैं कि आपको किस तरह का बच्चे के साथ विकास करना है और बच्चे के किस विकास को बढ़ाने के लिए किस प्रकार की एक्टिविटी आपको करनी है। उन्होंने कुछ आपको सैंपल दे रखे हैं आपकी DEC 4 की बुक में, आप उन सैंपल का यूज़ कर सकते हैं एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए। आप अपने प्रोजेक्ट को लिखने के लिए उस एक्टिविटी की जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको DEC 4 की बुक में बताया गया है। आपको DEC 4 की बुक के अनुरूप ही प्रोजेक्ट फाइल को तैयार करना चाहिए और उसी के अनुरूप आपको आपके प्रोजेक्ट के जो वीडियोज़ हैं वो आपको उसी अनुरूप बनाने चाहिए। अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग कुछ और बातें बता देता हूँ कि जो प्रोजेक्ट होता है वो प्रोजेक्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमें बनाना कैसे है। कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये प्रोजेक्ट को बनाया कैसे जाता है। कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता कि प्रोजेक्ट बनाने के बाद वीडियोज़ कैसे बनेंगे। कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि प्रोजेक्ट के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो हम हमारे इस वीडियो को जब आप आगे देखेंगे तो एक एक टॉपिक पर इसमें हम चर्चा करेंगे कि प्रोजेक्ट में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा। कुछ बच्चे जो मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि सर हमने प्रोजेक्ट फाइल को ले लिया है, हमने प्रोजेक्ट की PDF मंगाई है, क्या हम उसको प्रोजेक्ट उस अनुरूप से बना सकते हैं। तो मैं आप सभी को कहूँगा कि आप उस अनुरूप अपनी फाइल को बना सकते हैं, इसमें आपको कोई मनाही नहीं है। आप अपने प्रोजेक्ट फाइल को उसी के अनुरूप बनाइए जो आपने प्रोजेक्ट मंगाया है, लेकिन आपको उस प्रोजेक्ट PDF को पहले देखना होगा कि उसके भीतर क्या जितनी गाइडलाइन है उसके अनुरूप प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं। यानी आपके जो गाइडलाइन में, आपकी जो DEC 4 की बुक में जिस क्रम में प्रोजेक्ट करने को आपको बोला गया है, क्या उसी क्रम में वहाँ प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं PDF में। अगर ऐसा नहीं है तो आपको बता दूं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या होगी कि आपने मान लिया उस PDF के अनुरूप प्रोजेक्ट तैयार किया, PDF के अंदर चौथे प्रोजेक्ट को 10वें नंबर पर लिखा गया है और 10वें नंबर की एक्टिविटी को चौथे नंबर पर लिखा गया है। तो आपका जब फाइल चेक होगा तो वहाँ जब चौथे नंबर पे 10वें नंबर की मिलेगी तो बुक्स के अनुरूप नहीं मिलेगी। सो उस दौरान आपका वो प्रोजेक्ट यानी वो एक एक्टिविटी कैंसिल हो जाएगी। इसी अनुरूप फिर जब 10वें पे पहुँचेंगे तो वहाँ आपने चौथे की एक्टिविटी की हुई होगी, तो वहाँ पर भी आपकी ये समस्या आएगी कि वो भी आपका एक्टिविटीज़ कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में
हमें क्या करें? तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप जहाँ से भी PDF लें, चाहे आप हमसे भी क्यों नहीं ले रहे हो, हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे को ये बता दें कि PDF में किस हिसाब से लिखा गया है और आपको किस हिसाब से लिखना है, पहली बात। दूसरी बात, हमने हमेशा कोशिश यही रखी थी कि PDF के अंदर कोई भी एक्टिविटी ऐसी ना हो जो गाइडलाइन के अनुरूप ना हो। तीसरा, हमारा 100% ये दावा है कि हमने जितने प्रोजेक्ट लिखे हैं, यानी प्रोजेक्ट में जितने हमने एक्टिविटीज़ को लिखा है या जिस प्रोजेक्ट की फाइल को हमने तैयार किया है, वो पूर्णतया गाइडलाइन के अनुरूप तैयार किया है। एक भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो हमने गाइडलाइन के अनुरूप तैयार नहीं किया। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है, क्योंकि हम भी देखिए मनुष्य हैं, हम कोई मशीन नहीं हैं, या आप ये मान सकते हैं कि हम कोई दाता नहीं हैं जो कि गलती नहीं कर सकते। हम भी मनुष्य हैं, कोई छोटी मोटी हमसे गलती हो सकती है। वो गलतियाँ कहाँ होती है? लिखते वक्त अक्षरों में हमारी गलती हो सकती है। लेकिन आप भी पढ़े लिखे हैं और उन अक्षरों को समझते हैं कि हमारा भावार्थ क्या होगा और हमने गलती से क्या लिख दिया, तो आप उसको संशोधित कर सकते हैं PDF के दौरान। बस इतनी सी ही बात होती है, बाकी हमारा कहीं कोई व्यू नहीं होगा। जैसे हमने जो भी प्रोजेक्ट लिखा है वो एक लड़की को लेकर के लिखा है, तो मैं जाती हूँ, मैं पहुँच गई थी, मैं स्कूल में बात कर रही थी। तो अब अगर उसको प्रोजेक्ट को कोई लड़का बनाएगा तो वो गलती तो मानेगा ना उस चीज़ को। तो हमने कहा ना कि संशोधन आपको करना है, तो आपको लिखना है मैं जाता था, मैं गया था, या मैंने बात की थी। वो आप अपने मेल और फीमेल के अनुरूप परिवर्तन करेंगे, तभी आपके सही माना जाएगा। इस चीज़ को आपको संशोधन करना होगा। ठीक है, ये आप मेरी बात समझ चुके होंगे। अगर आप हमसे प्रोजेक्ट फाइल लेते हैं तो हम आपको प्रोजेक्ट फाइल अवेलेबल करवा देंगे। उसका आपको मिनिमम चार्जेस भुगतान करना होता है। जैसा मैं आपको हर बार कहता हूँ, देखिए हमारा काम है आपको सर्विस देना, और हम आपको सर्विस देने के बदले में पैसे लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अर्निंग पॉइंट वही होता है। हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो सिर्फ अर्निंग के लिए तो कर रहे हैं। आप जो आज स्टडी कर रहे हैं वो भी तो अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं, तो हमारा तो भविष्य ही उस पर टिका हुआ है भाई। तो हम पैसा लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई हम गलत भी नहीं कर रहे। हम आपके लिए मेहनत करेंगे, अगर अच्छी मेहनत करेंगे तो हम कोशिश करेंगे, ठीक है, कि हम पैसा लें। अब मैं आपसे एक चीज़ और बताता हूँ। जो कुछ प्रोजेक्ट फाइल, जैसे एक हमारे साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं, शायद वो चिड़ावा से हैं, मुझे नहीं पता, श्योर मैं चिड़ावा का मानता हूँ उनको, कि वो जो चिड़ावा से हैं उन्होंने हमें एक फ़ाइल भेजी है, प्रोजेक्ट फाइल। तो श्रीमान, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, उस फाइल में जब आप देखेंगे तो चरण सेकंड जो है वो सही नहीं किया गया है, क्योंकि उन्होंने चरण सेकंड के दौरान एक एक्टिविटी के आगे एक डे लिखा रखा है। यानी अगर उसकी काउंटिंग मैं करूं, तो पहली गलती बता रहा हूं कि अगर मैं उसके हिसाब से काउंटिंग करूं तो आपके लगभग 45 दिन की एक्टिविटी हो जाती है, जो गलत है। आपकी एक्टिविटी सारी 30 दिन की है। पहली गलती उन्होंने यहाँ कर रखी है। दूसरी, उन्होंने जब योजना बनाई है तो योजना में सिर्फ 4 लाइनों में ये लिख दिया कि मैं ऐसा करूँगा। ऐसा नहीं होता। योजना बनाते वक्त आपको सारी की सारी डिटेल्स को फिलअप करना पड़ता है कि मैं कैसे बच्चों को बिठाऊंगा, या मेरी प्लानिंग क्या है, मैं कौन सा सामान लेके जाऊंगा, किस हिसाब से उनको बताऊंगा। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ के दौरान आपको प्लानिंग के दौरान लिखनी पड़ती हैं। तो जब आप इन बातों को लिखेंगे तभी आपकी प्लानिंग कम से कम 2 या 3 पैराग्राफ की बन पाएगी। मिनिमम अगर आप एक पैराग्राफ की 3 लाइन का पैराग्राफ मान रहे हो तो भी 2 पैराग्राफ तो आप 6 से 7 लाइन तो लिखें प्लानिंग में। अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट बनाने लग गए जैसे उन्होंने आपको दिया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका प्रोजेक्ट 60 से 65 पेज में पूरा हो जाएगा और आपके अंक बहुत कम आएंगे। फिर मैंने अभी डीपली उसका अध्ययन नहीं किया था। एक गलती मैंने उसमें एक और देखी, जो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कि उन्होंने आपको प्रोजेक्ट फाइल दी, परंतु उन्होंने ये नहीं बताया कि एनेक्जर क्या होता है। ना उन्होंने आपको प्रोजेक्ट फाइल के साथ कोई ऐसी चर्चा की हुई है कि आपके जो 5 डे हैं जिसमें आप अवलोकन करते हैं, वो अवलोकन किस हिसाब से आपको समय के अनुरूप आपके अनुरूप करने हैं। ये छोटी छोटी कमियां हैं जिनकी वजह से आपके अंक कट जाते हैं और आपके प्रोजेक्ट में लगभग ये मान कर चलता हूँ कि 50-55 नंबर से आप लोग पास हो पाते हैं। जब हमारा प्रोजेक्ट 200 नंबर का है और हमें 40 नंबर 50 नंबर मिल रहे हैं, तो हमें खुद आपको पता होना चाहिए या हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ हैं, हम दूसरों की तुलना में कहाँ हैं। पैसा आपने वहाँ भी दिया है, तो फिर आप ऐसी गलती मत कीजिए। आप 150 रुपये के लिए छोटी सी गलती कर देते हैं कि आप अपनी करी कराई मेहनत पर पानी फेर लेते हैं।
मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे प्रोजेक्ट की फाइल का चार्ज अन्य की तुलना में ज़्यादा होगा, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आप मेरी प्रोजेक्ट फाइल के अनुरूप फाइल बनाते हैं तो मैं मानता हूँ कि 70+ आपके आसपास नंबर्स बन जाएंगे। अगर आप लोग प्रूफ लेना चाहें कि ये कैसे कह सकता हूँ, तो मेरे जो रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको कभी लाइव क्लास के दौरान उनके रोल नंबर्स के अनुरूप आपको बताऊंगा कि ये रहा इसका रिजल्ट और इनके प्रोजेक्ट में कितने नंबर हैं, ये रहा इनका असाइनमेंट और इनके रिजल्ट में कितने नंबर हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे हमेशा अनुरोध यही करता हूँ और अब भी कर रहा हूँ कि आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनाते वक्त छोटी से छोटी बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कहते हैं, सर अगर आप स्टडी भी करवाते हो, आप लाइव क्लासेस देते हो, अगर हम आपके साथ जुड़ें तो आप हमें प्रोजेक्ट हम आपसे ले रहे हैं, असाइनमेंट हम आपसे ले रहे हैं, अगर हम आपसे जुड़ें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे जा करके कॉम्बो पैक परचेज कर सकते हैं। अगर आप कहीं से भी हैं, दिल्ली से हैं, गुजरात से हैं, कहीं से हैं, आप हमारा कॉम्बो पैक ले सकते हैं, जिसमें असाइनमेंट भी आपको मिलेंगे, प्रोजेक्ट भी आपको मिलेगा, पढ़ने की मटेरियल्स जो है टेक्स्ट के रूप में भी आपको मिलेगा। इसके अलावा हमारे वीडियोस क्लासेस भी आपको मिलेंगे और लाइव के दौरान भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और हमारे जितने भी इन्फॉर्मेशन है उस ग्रुप के साथ जोड़ करके आपको प्रत्येक इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से दी जाएगी। इस कॉम्बो पैक का कुछ चार्जेस हैं, वो आपको हमारी वेबसाइट से पता चल जाएगा। और अगर इसके रिगार्डिंग आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको वहाँ सारी जानकारी दे दी जाएगी। अब चलेंगे हम अगले भाग की तरफ, जहाँ हम ये समझेंगे कि एक एक पॉइंट्स को लेकर के कि डीईसी के प्रोजेक्ट में हमें किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे बनानी है। अब हमारा अगला प्रश्न दिमाग में आता है, क्या सभी सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट बनाना होगा? देखिए, मैंने जैसे आपको पहले बताया, प्रोजेक्ट जो आपकी डीईसी 4 है उस बुक के अनुरूप बनाना है, यानी आपकी प्रोजेक्ट की फाइल तो सिर्फ डीईसी 4 के हिसाब से बनेगी। तो क्या सभी सब्जेक्ट का बनाना होगा? अगर इस बात पर मैं आपसे चर्चा करूं तो मैं आपको बता दूं कि डीईसी 4 जो है उसमें जो आपको प्रोजेक्ट दिए गए हैं या जो आपके एक्टिविटीज़ कंडक्ट करने को बोला गया है वो आपको डीईसी 1, डीईसी 2 और डीईसी 3 बुक्स के अनुरूप ही बोला गया है। यानी उन तीनों बुकों में जो आपने अध्ययन किया है उन्हीं अध्ययन को लेकर के, उस आपने जो थ्योरेटिकल नॉलेज आपने लिया उस नॉलेज को लेकर के आपको उस अनुरूप का बच्चों के अंदर विकास करने के लिए एक्टिविटी को कंडक्ट करना है। तो प्रोजेक्ट तो देखिए आपकी 3 बुकों से मिलकर के ही बना हुआ है जो आपका है, तो सभी सब्जेक्ट इसके अंदर संलग्न माने। बस आप जब डीईसी 4 की बुक्स का अध्ययन कीजिएगा, थोड़ा सा आप गौर कीजिए, उसमें लिखा हुआ होगा कि अभ्यास संख्या ये, डीईसी 1 की, डीईसी 2 की अभ्यास संख्या ये, इसमें आप देखिए, इसको पढ़िए, फिर इस प्रोजेक्ट को बनाइए, वहाँ लिखा हुआ है। यानी जब उन्होंने ये लिखा है कि डीईसी 1 की बुक पढ़िए या डीईसी 2 का ये अभ्यास पढ़िए या डीईसी 3 का ये अभ्यास सत्र पढ़िए, तो आप इस चीज़ को समझिए कि उन तीनों बुकों से ही तो बना है ना। तो कोई अगर ये कहता है कि नहीं उन 3 बुकों का कोई मतलब नहीं है, चौथी बुक का मतलब है, ऐसा नहीं है। आपको उन 3 बुकों का जो अध्ययन करना है उसको करना है और उसको लेकर के ही आपको आपके सब्जेक्ट का अंदर डीईसी 4 का जो है पॉइंट्स, उसके अनुरूप आपको एक्टिविटीज़ करनी है। तो तीनों सब्जेक्ट्स तो इसमें शामिल होंगे ही होंगे इस डीईसी 4 के अंदर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट अपने क्वेश्चन देखते हैं कि आपके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। अब पॉइंट आ जाता है हमारा फाइल पेज और पेन के रिगार्डिंग कि हमारे फाइल पेज कौन से होंगे, हमें पेन किस टाइप के यूज़ करने हैं। ये थोड़ा सा विषय थोड़ा सा जो है आपको समझ लेना चाहिए, इस पॉइंट को आप गौर से समझिएगा। फाइल के लिए आप या तो दोनों साइड वाइट पेज आते हैं उनका यूज कर लीजिए, या ऐसे पेज जिनमें एक साइड में लाइन हो और एक साइड से वाइट हो, उनका प्रयोग कर लीजिए। अब फिर आपको बताना चाहूँगा कि जो वाइट वाली लाइन है, क्षमा कीजिएगा, जो वाइट वाली साइड है उस साइड आपको कुछ लिखना नहीं है, जिस साइड लाइन है उस साइड लिखना है, उसी साइड सिर्फ लिखना है। अगर आप दोनों साइड वाइट पेज यूज़ कर रहे हैं तो एक साइड लिखना है और एक साइड आपको वाइट रखनी है। एक पेज की अगर एक बात करूं तो मान लिया आपके सामने ये पेज है, तो इस पेज पे क्या करेंगे, आप इस साइड लिख रहे हैं तो इस साइड आपको वाइट रखना है, यानी पेज यूं लगेगा ना आपकी फाइल के अंदर, तो आपने इस साइड तो लिखा है और इस साइड से आपका वाइट है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फाइल पेज यूज करने हैं कौन से, वाइट, चाहे तो दोनों साइड वाले हों या एक साइड वाइट और एक साइड लाइन वाले हों, ऐसे पेज का आप यूज़ कर सकते। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं सर इन फाइल पेज पे जो वाइट वाली साइड है हमें वहाँ क्या करना है, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं आगे समझाऊंगा कि आपको उसका क्या करना है। आप वीडियो के साथ बने रहिए।
और आप पूरा वीडियो देखिए, एक एक चीज़ को समझिए, आपके हर डाउट्स को मैं यहाँ क्लियर करूँगा। उसके बाद फाइल, पेज के अलावा फाइल किस टाइप की यूज़ करनी है, तो ये जो फाइल यूज़ होगी वो गत्ते वाली होगी। मैंने पहले भी कहा, क्योंकि प्लास्टिक की फाइल इग्नू की तरफ से पूर्णतः बैन है, आप प्लास्टिक की फाइल का यूज़ नहीं करेंगे। आपको गत्ते की फाइल कवर का यूज़ करना है, उसी के अंदर आपके पेज लगेंगे और उसी के अंदर आपकी फ़ोटोज़ या जो भी होंगी मैं आपको बताऊंगा, वो सब के सब लगेंगी। ठीक है, आपको प्लास्टिक का कवर यूज़ नहीं करना। पेज हो गया, फाइल कवर हो गया, बात बच गई पेन की। पेन के लिए आपको ब्लैक पेन, ग्रीन पेन, स्पार्कल के सभी कलर के पेन, आपको जो हाइलाइटर आते हैं उनका प्रयोग करने सबकी इजाज़त है, सिवाय एक रेड पेन की। सिर्फ आप एक रेड पेन यूज़ नहीं करेंगे, बाकी आप सभी पेन यूज़ कर सकते। अब प्रोजेक्ट में सभी पेन का जब हम यूज़ करें तो कहाँ किस पेन का यूज़ करना है ये भी समझना ज़रूरी है। देखिए, जितना आप मटेरियल्स लिखते हैं, यानी जब आप फाइल्स को लिखते हैं तो आपको कुछ अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं। कुछ प्रोजेक्ट की हेडिंग होगी, उसको आप ग्रीन पेन से या स्पार्कल पेन से आप लिख सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर प्रोजेक्ट को अच्छा बनाना है तो आप मेरी बातों को समझिएगा, फिर प्रोजेक्ट बनाइएगा। अगर आप हेडिंग लिख रहे हैं तो जो मेन हेडिंग है, जैसे किसी बच्चों के स्थूल विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रिया का आयोजन करना, अगर ये जो चीज़ है, जो है मेन हेडिंग है आपकी, इसे आप ब्लैक पेन से लिखिए। अब आप स्पार्कल पेन का यूज़ कर सकते हैं। उस हेडिंग के बाहर बाउंड्री बनाने के लिए आप स्पार्कल पेन का यूज़ कर सकते हैं। आपको पूरी छूट है, आप स्पार्कल पेन किसी भी रंग का यूज़ कर लीजिए, कोई मनाही नहीं है। उसके बाद आपके छोटे छोटे पॉइंट्स, जो छोटे छोटे हेडिंग्स और होंगी अंदर, जैसे क्रिया का नाम, क्रिया में प्रयुक्त सामग्री, क्रिया की विवेचना या क्रिया योजना, ठीक है, ये सब जो हेडिंग्स हैं, ये आप अगर स्पार्कल पेन से लिखते हैं तो भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं भी यही कहूँगा कि आप ब्लैक पेन से उन हेडिंग को लिखिए, अलग अलग कलर से स्पार्कल पेन का यूज़ करते हुए उनकी बाउंड्री बनाइए। किसी के बाहर स्टार बनाइए, किसी के बाहर बॉक्स बनाइए, किसी के बाहर रेक्टेंगुलर बनाइए, किसी के बाहर हेक्सागन बनाइए, यानी इस टाइप के आप अलग अलग शेप में उनको लिखें। तो उससे क्या होगा, आपके प्रोजेक्ट फाइल एक अलग तरीके से महसूस होगी। अच्छा लगेगा चेकर को कि आपने फाइल पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दे करके फाइल को बनाया है। और प्रोजेक्ट फाइल के हमेशा नियम यही कहता है कि प्रोजेक्ट फाइल आपकी जितनी सुंदर होगी उतने अच्छे अंक आपको प्राप्त होते हैं। उसके बाद हर हेडिंग के बाद कम से कम 2 लाइन का गैप छोड़िए और उसके बाद जो आपको लिखना है, जैसे प्रयुक्त सामग्री में मैंने लिख रखा है कि प्रयुक्त सामग्री मैंने दे दिया हेडिंग ब्लैक पेन से, बाहर किया स्पार्कल, उसके बाद 1 लाइन छोड़ी, फिर उसके समान का जब विवरण करने लगा तो मैंने ब्लू पेन से लिखा बाल्टी, मग, पानी, बॉल, लकड़ी के खिलौने, कांच की गोलियां इत्यादि। तो ये जो सामान की जो मैंने लिस्ट बनाई, ये मैंने ब्लू पेन से लिखी। इसी प्रकार योजना जब बनाई तो क्रिया योजना लिखते वक्त मैंने ब्लैक पेन का यूज़ किया। अब मैंने बाहर उसके ग्रीन पेन का स्पार्कल यूज़ किया, मैंने बाउंड्री बनाने के लिए कर लिया। अब उसके बाद मैं 2 लाइन का गैप छोड़ करके अपनी योजना को जो लिखूंगा वो ब्लू पेन से लिखूंगा। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी है हम इग्नोर करें ग्रीन बॉल पेन को। आप ग्रीन स्पार्कल पेन का यूज़ कर सकते हैं, पर ग्रीन बॉल पेन का यूज़ मत कीजिएगा। मैं यहाँ तक भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्पार्कल पेन का भी यूज़ करें तो लिखने में कहीं मत यूज़ करें। आप स्पार्कल पेन का बाउंड्री बनाने में, डिज़ाइनिंग बनाने में प्रयोग करें। ठीक, आप इस बात को समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। फाइल कवर बता दिया, फाइल पेज बता दिए और पेन बता दिए। अब इसके साथ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे वीडियो में। आप वीडियो के साथ बने हुए हैं, मुझे पता है। आप अगर समझना चाहेंगे तो वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। और वीडियो देखने के साथ साथ मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा आप लोगों से कि मैं आपके लिए हमेशा ऐसा कुछ लेके आता हूं कि आप जिसे समझ सकें और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त डीईसी में कर सकें। तो जब मुझे पता है कि आप भी प्राप्त करना चाहते हैं अंक, तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियोज़ हों या मैं लाइव क्लासेस पे आपको पढ़ाने आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे साथ जुड़ जाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पुनः कि आप सब्सक्राइब करें। अब हमारा यहाँ चौथा पॉइंट स्टार्ट हो जाता है कि फाइल को लिखना कैसे है। तो मैंने जैसे आपको पहले बता दिया
कि ब्लैक पेन का यूज़ करना है, वाइट पेज यूज़ करने हैं या लाइनदार पेज यूज़ करने हैं, आपको लाइनों के बीच में अंतर छोड़ना है, हेडिंग को कैसे लिखना है, तो लगभग तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन 2 पॉइंट ऐसे होते हैं जो कैसे लिखना है मैं शामिल करना चाहूँगा और जिनको आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना आपकी फ़ाइल नहीं बनेगी। अब वो 2 पॉइंट कौन से हैं? पहला, आप जब प्रोजेक्ट बनाएं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे हमने असाइनमेंट में बताया था कि आपको दोनों साइड जगह छोड़नी है, बीच में पेज के बीचों बीच लिखना है, आपको पेज के एंडिंग किनारे तक नहीं लिखना है। इस बात का आपको खास करके ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको फाइल बनाते वक्त एक क्रिएटिविटी माइंड के साथ चलना होगा। आपको चित्रकारी करना आना चाहिए, क्योंकि अब चित्रकारी ज़रूरी है। ठीक है, तो चित्रकारी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ़ाइल को बहुत सुंदर बनाना पड़ता है। प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि आपकी फ़ाइल कितनी सुंदर, कितनी अच्छी लिखी हुई है और आप कितने क्रिएटिव हैं। और वैसे भी बच्चों के साथ जब आप एक्टिविटी करते हैं तो आपको क्रिएटिविटी माइंड वाला होना ज़रूरी है। बच्चों को क्रिएटिविटी के साथ ही तो सिखाएंगे ना आप कुछ न कुछ। इसलिए आपको फ़ाइल ऐसी बनानी है जिस फाइल में सुंदर सुंदर डिज़ाइनिंग की हुई हो। सो इसके लिए आपके जो पेज के चारों साइड का हिस्सा है वहाँ आप फूल, पत्तियाँ, बॉक्स, आयत डिज़ाइन बनाइए इस टाइप के, या आप छोटे छोटे बच्चों की फ़ोटो बना सकती हैं। आप छोटे बच्चों की क्लिप्स जो हैं वो क्लिप आर्ट्स में जो होते हैं उस टाइप के आप काट करके भी लगा सकते हैं। यानी आपको पिक्चर को फाइल को बहुत सुंदर बनाना है। इस बात का आपको खास करके ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो आपकी फ़ाइल बनी हुई जीरो हो जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपको चारों साइड डिज़ाइन बनाने हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें नहीं आती है ऐसी क्रिएटिविटी, हम नहीं कर सकते, तो प्लीज़ थोड़ा बहुत तो कीजिए। अगर आप चारों साइड नहीं कर पा रहे तो कुछ न कुछ तो आप डिज़ाइन बनाइए, कटिंग कीजिए, वो सब आपको करना होगा भाई। आप बच्चे छोटे छोटे पढ़ाएंगे, छोटे बच्चों को तो आपको चित्रकारी के माध्यम से ही सिखाना पड़ता है। आप स्कूलों में देखते नहीं हैं क्या, छोटे बच्चों के स्कूल जो होते हैं किंडरगार्टन वाले, उनमें देखिएगा कभी वो कोई फैंसी ड्रेस की प्रतियोगिता रखते हैं, कभी वो खेल की प्रतियोगिता रखते हैं, कभी वो चम्मच दौड़ की प्रतियोगिता रखते हैं, कभी वो आपके बच्चों को मतलब स्किल डेवलप करने के लिए एक वर्बली भाषा विकास जिसको हम बोलते हैं उसको करने के लिए वो कविता का या इस टाइप का प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। और आप लोगों ने भी तो देखा होगा, सैटरडे को आपके सरकारी स्कूल जो अगर हुआ करते थे तो हम लोग एक प्रोग्राम क्या करते थे शनिवार की शाम को छुट्टी होने से पहले, जिसमें कोई चुटकुला सुनाता था, कोई गाना सुनाता था। तो वो क्यों किया जाता था? वो इसीलिए किया जाता था कि बच्चे के अंदर स्किल को डेवलप किया जा सके। ये सबसे बड़ी बात है। तो आपको स्किल डेवलप करने के लिए क्रिएटिव माइंड होना पड़ेगा, और क्रिएटिव माइंड दिखाने के लिए आपको उस फाइल के चारों साइड हर पेज पर मैं कह रहा हूँ चारों साइड आपको डिज़ाइनिंग बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये काम करना है। एक बात और, कुछ बच्चों को मैंने जिन्होंने मुझे फाइल को भेजा है उनके जब फाइल को बना हुआ देखा तो उसमें एक चीज़ पाई गई कि जो हमने पीडीएफ के अंदर जो टाइम डाल दिया वही समय, जैसे हमने डाला कि 10 बजे से लेकर के 10:20 तक प्रार्थना का समय है, तो आपने भी वही का वही डाल दिया। हमने जिस क्रम में एक्टिविटी को लिखा कि मैं पहले घंटे में मैंने ये कराई, दूसरे घंटे में ये कराई, तीसरे घंटे में ये कराई, आपने क्या किया, सेम उसी कंडीशन में उसी क्रम में ही उनको एक्टिविटी को लिख दिया। देखिए, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आपको पता होना चाहिए कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। तो थोड़ा सा आप अपनी अकल का यूज़ कीजिए। आप जब चरण 3 देख रहे हों, चरण 3 कर रहे हों, तो वहाँ पर आप देखिएगा कि हमने एक्टिविटी को अलग अलग कक्षाओं के घंटों में बांटा हुआ है। पहले एक्टिविटी पहली लिखी हुई है, फिर दूसरी लिखी है दूसरे घंटे में, फिर तीसरी लिखी है तीसरे घंटे में। आप उनके क्रम को परिवर्तन कीजिए, इस बात का आप ध्यान रखिए। एक जैसा मत बनाइए। आप पीडीएफ को देख करके बना रहे हैं, हूबहू लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, बाकी सब हूबहू लिख लीजिए। लेकिन आप जो चरण 3 है, सेकंड की बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, चरण 3 की बात कर रहा हूँ। चरण 3 में हमने 3 एक्टिविटी एक दिन में ली है, जिस क्रम में हमने उनको लिखा है आप उनका क्रम जरूर परिवर्तन करें, इस बात का आप ध्यान रखें। चरण 1 में जब हम अवलोकन करने जाते हैं तो हमने उसमें समय डाला हुआ है कि 10:20 से लेकर के 10:35 तक अटेंडेंस लगाई, या 10 बजे से लेकर 10:20 तक
प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। तो जो आगे हमने समय दिया है वो आप जब एक्टिविटी करने जाएंगे और जिस स्कूल में जाएंगे उस स्कूल का जो समय होगा उसको डालना है। आप हमारे वाली की कॉपी मत कीजिए, ऐसी गलती आप मत करें, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। सो फाइल को कैसे लिखना है पूर्णतः मैं आपको समझा चुका हूँ। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि समय रहते जवाब दे दूं। फिर भी आप 15-20 मिनट आधे घंटे वेट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे समय लग जाता है, कई बार मैं बिजी होता हूं तो मैं देख नहीं सकता। इसके अलावा आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप अगर PDF फाइल हमसे ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप हकदार होते हैं हमसे इस हर प्रश्न का आंसर जानने के लिए। अगर आप हमसे सर्विस ले रहे हैं तो आपको अधिकार है कि आप हमसे हर प्रश्न का आंसर लें, आपके हर डाउट्स को आप क्लियर करें और उसके बाद आगे बढ़ें। और ये मेरा भी फर्ज है कि अगर मैंने सर्विस आपको देने की ठानी है तो मैं आपको हर पॉइंट्स को बताऊं। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप कमेंट्स कीजिए, मैं जवाब दूंगा। आप व्हाट्सएप पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। जहां तक संभव होगा मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, अब हम आगे पॉइंट्स पर चलते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट स्टार्ट होता है कि क्या एक्टिविटी करना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, एक्टिविटी करना जरूरी है। अगर कोई भी आपको ये कहता है कि PDF फाइल लिख करके फाइल भेज दीजिएगा, आपको एक्टिविटी करना जरूरी नहीं है, आप पास हो जाओगे, तो मैं आपको बता दूं आपके प्रोजेक्ट में 2 तरीके के अंक प्रदर्शित होंगे, 100 के, एक एक्टिविटी के और एक आपकी फाइल के। फाइल के अंक मिल जाएंगे, एक्टिविटी वाले नहीं मिलेंगे, आप फिर रह जाएंगे। उसके बाद उनका कुछ जाना नहीं है, समय आपका बर्बाद होना है। आप ऐसी गलती मत कीजिए, एक्टिविटी कीजिए। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को कहता हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, आप एक्टिविटी हर हाल में कीजिए। अगर आप एक्टिविटी करेंगे तो आपका स्किल डेवलप होगा। आप बच्चों के साथ बातचीत करना, बच्चों के साथ खेल खिलवाना, बच्चों का विकास करना, ये सब कुछ सीख पाएंगे और आप जिस लक्ष्य को लेकर के ये कोर्स कर रहे हैं उस लक्ष्य के करीब पहुँच पाएंगे। तो आपको एक्टिविटी करना जरूरी है। एक्टिविटी करने के लिए ही DEC 4 की बुक्स आपके पास आई है और उसमें बोला गया है कि आप प्रोजेक्ट लिखिए और प्रोजेक्ट करने के बाद उस एक्टिविटी को कीजिए। अच्छा, अब एक चीज़ और बताता हूँ। वो ये कहते हैं कि एक्टिविटी करनी जरूरी नहीं है। अरे आप जब प्रोजेक्ट की फाइल बना रहे हैं और उसके भीतर ये लिख रहे हैं कि मैं स्कूल के अंदर गई, मैंने बच्चों के साथ ऐसे किया, मैंने उनको ये खेल खिलवाया, तो यानी आपने एक्टिविटी तो की है ना, या आप झूठ लिख रहे हैं। अब अगर आप झूठ लिख रहे हैं तो आगे वाले को प्रूफ कीजिए कि आपने सत्य लिखा है। अब सत्य लिखा है, प्रूफ करने के लिए आपके पास वीडियो होना चाहिए। तो फिर आपको जब ये करना ही है तो आप वीडियो बना लीजिए। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ, कुछ इंस्टीट्यूट वाले जो हैं बरगलाने की कोशिश करते हैं। देखिए, 10th में एडमिशन लेते हैं, उनका मकसद होता है कि चलो जैसे तैसे निकल जाए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, समझिएगा इस बात को। वो आपको कहेंगे जी आप जाइएगा स्कूल में बच्चों के साथ फ़ोटो खींच लीजिएगा एक्टिविटी करते हुए की। तो जब आप स्कूल जा रहे हैं, एक्टिविटी करते हुए की फ़ोटो खींच रहे हैं, तो फिर आपको वीडियो बनाने में क्या हर्ज है? वीडियो बनाइए, आपको भी पता चले वीडियो देखने के बाद कि आपका कैसा स्किल है, आप कैसे बच्चों के साथ हैंडल कर पा रहे हैं, आप कैसे बच्चों को मोटिवेट कर पा रहे हैं, आपका खुद का पढ़ाने का तरीका क्या है। ये सब आप भी तो देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे ना इस चीज़ को। तो इसलिए वीडियो बनाइए। अच्छा, यहाँ भी एक बात हो जाती है कि कुछ कमेंट्स आए थे, सर वो तो कह रहे हैं घर पे 4 बच्चों को बुला करके वीडियो बना लो या फ़ोटो खींच लो, फाइल में लगा देना, हो जाएंगे। हो जाओगे, 50-60 से हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 50-60 जब मिलेंगे जब आप फाइल के अंदर एक आपको फॉर्मेट मिलेगा एनेक्जर का, उस एनेक्जर के फॉर्मेट को आपको फिलअप करवाना है। आपका गाइड करेगा, आपका जिस स्कूल में आपने वीडियोस बनाए हैं, एक्टिविटी करी हैं, उस स्कूल का प्रिंसिपल करेगा, हेडमास्टर करेगा, या उसका जो भी मुखिया होगा वो करेगा सिग्नेचर। तो कोई फर्जी सिग्नेचर करके दे देगा क्या आपको जब आपने घर पे एक्टिविटी करी है? इसलिए आप स्कूल देख करके एक्टिविटी जरूर करें। एक्टिविटी करना जरूरी है, ऐसी गलती मत कीजिएगा, किसी के भ्रम में मत रहिए कि एक्टिविटी नहीं करेंगे। एक्टिविटी करना आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपका स्किल डेवलप होगा, आपकी झिझक निकलेगी, आप मोटिवेट होंगे। एक से दूसरी क्लास तक पहुंचने के लिए आपको एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। अगर आप इन छोटे बच्चों के साथ भी ये काम नहीं कर सकते, उनको नहीं पढ़ा सकते, तो फिर समझ लीजिए आपको बड़ों को पढ़ाने का तो अगर लक्ष्य लेके आप बैठे हो ना, तो वो तो कभी पूरा होगा ही नहीं। इसलिए आप ये एक्टिविटी जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला अपना क्वेश्चन आता है कि वीडियो कैसे बनाना है। वीडियो कैसे बनाना है, अगर इसकी बात करें
तो आपको क्या करना है, पहले तो मैं यहाँ एक चीज़ और बताऊँगा आपको कि आपको स्कूल या आंगनबाड़ी के अंदर अपने आप ढूंढना होगा। आपको प्रिंसिपल से जाके या आंगनबाड़ी के अंदर से जाकर के आपको खुद को बात करनी होगी। ना कोई सेंटर वाला आपको कहेगा परमिशन दिलाने का, ना आपको कोई इग्नू की तरफ से लेटर जारी होगा, कोई इंस्टीट्यूट स्पेशली नहीं जारी होगा आपके नाम का कि आपको यहाँ भेजा जा रहा है, या स्कूल वालों को लेटर भेजिए इग्नू कि ये स्टूडेंट आपके पास आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मर्जी है, आपको छूट है, आपको स्कूल ढूंढना है, आपको बात करनी है और आपने जाकर के स्कूल वाले को बताना है कि मैं प्रोजेक्ट का काम आपके स्कूल में करना चाहती हूँ। ये समस्त जिम्मेदारी आपकी रहेगी। परमिशन देता है नहीं देता ये जिम्मेदारी भी आपकी है, इग्नू की कोई जिम्मेदारी इस मैटर में नहीं है। ठीक है, ये आप समझ गए। उसके बाद एक पॉइंट तो हमारा ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या है कि आपको वीडियो बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, उसकी बाबत एक बात तो क्लियर होगी कि आपको स्कूल वाली डीलिंग आपने करनी है। वीडियो बनाने के लिए आपको सबसे पहले 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, आप जब वीडियो बनाएं तो उस वीडियो के अंदर आपके चेहरे का आना जरूरी है और वीडियो बनाने वाले व्यक्ति को आप ऐसा कहें कि वो किसी रोशनी के सामने ना खड़ा हो जाए कि आपके कैमरे पर रोशनी आ रही हो और आपकी तस्वीर साफ ना आए। ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, उस वीडियो के अंदर आपका गुड मॉर्निंग बोलते हुए या क्लास में प्रवेश करते हुए की क्लिप होनी चाहिए। इसके अलावा प्रोजेक्ट के में जो आप एक्टिविटी कर रहे हो उस एक्टिविटी के बारे में बच्चों को बताते हुए उसमें होना चाहिए। इसके अलावा आप जब एक्टिविटी बच्चों को पूरी करवा दो तो बच्चों से उसका रिव्यू लेते हुए का कि आपको मैंने ये एक्टिविटी कैसे कराई, कैसा लगा, क्या सीखा, इस टाइप के रिव्यू लेते हुए भी उसके अंदर होना ज़रूरी है। इस टाइप की आपकी वीडियो बननी चाहिए। 10 मिनट की वीडियो हो, स्टॉप कर करके बीच में बना लीजिएगा। 10 मिनट की वीडियो कम से कम बनाइएगा। ठीक है, और उस वीडियो के अंदर ये तीनों चीज़ें, आपका चेहरा, एक्टिविटी के बारे में बच्चों को बताते हुए, बच्चों के से रिव्यू लेते हुए, ये तीनों चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एक वीडियो में एक ही एक्टिविटी होगी, दूसरी वीडियो में दूसरी एक्टिविटी होगी, क्योंकि आपके पास 45 एक्टिविटी होंगी जिनको आपने पूरा करना है। ठीक है, अब 45 वीडियो आपके बनेंगे। अब इस वीडियो के साथ साथ मैं वो बात बता देता हूँ जो मैं आपको बताना चाहता था कि आपके प्रोजेक्ट में 3 चरण हैं। चरण फर्स्ट, चरण सेकंड, चरण थर्ड। चरण फर्स्ट में 5 दिन आपने अवलोकन करना है, उसका कोई वीडियो नहीं बनाना है। आपने स्कूल में जा रहे हैं, आप वहाँ अवलोकन कर रहे हैं स्कूल में बच्चों के आने का, बच्चों के पढ़ने के तरीके का, टीचर जो है उनके पढ़ाने के तरीके का, उनका बच्चों के साथ व्यवहार, उनके पढ़ाने की विधि, इस टाइप से आप रिव्यू उनका अवलोकन करते हैं। ये 5 दिन का है, इसका आपने कोई वीडियो नहीं बनाना है। उसके बाद आएगा चरण सेकंड। चरण सेकंड के अंदर आपके 30 वीडियोस बनेंगे, 30 एक्टिविटी है, 30 वीडियो बनेंगे। अब चरण सेकंड को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले के जो 10 दिन हैं उसमें पर डे आपने एक एक एक्टिविटी करनी है, यानी प्रत्येक वीडियो के अंदर गुड मॉर्निंग आना चाहिए 10 दिन के वीडियो में, और आपको एक एक्टिविटी एक डे में करनी होगी। जब आप फाइल लिखेंगे तो देखेंगे ना, तो वहाँ भी आपको पता चलेगा कि पहले चरण के 10 दिन में एक एक एक्टिविटी है। उसके बाद जब चरण फर्स्ट का आगे वाले 10 दिन जो हैं उसमें क्या है कि पर डे 2-2 एक्टिविटी है, यानी जो फर्स्ट वीडियो आपका होगा उस डे का उसमें गुड मॉर्निंग होगी, और सेकंड जो वीडियो बनाओगे उसमें बच्चों से बात करते हुए कि हमने अभी थोड़ी देर पहले जो एक्टिविटी करी थी ये की थी, उसको आपने किया था, अब हम ये कर रहे हैं। इस टाइप की आप एक्टिविटी के अंदर बोलते हुए वीडियो बनाएंगे। सेकंड वीडियो, समझ गए आप इस बात को? जो पहले के 10 दिन एक एक है, उसके बाद 10 दिन 2-2 है, यानी आपकी 30 एक्टिविटी हो गई। पहली 10 और फिर 10 दिन में 20, 30 एक्टिविटी कंप्लीट होएगी। उसके बाद आगामी जो आपके 5 दिन होंगे उसमें आपकी पर डे 3-3 एक्टिविटी होगी। तो फर्स्ट वीडियो में गुड मॉर्निंग होना, सेकंड वीडियो में आप एक्टिविटी से संबंधित बात करें, और थर्ड वीडियो में भी एक्टिविटी से संबंधित बात करें। तो इस टाइप से आपके वीडियोस बनने चाहिए। 10 मिनट के वीडियो होने चाहिए, और हर वीडियो में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, आपका चेहरा आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और वीडियो आपकी अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको एक्टिविटी करते हुए वीडियो बनाने हैं। अब जब वीडियो बन जाएं तो आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मैंने कहा था कि आप जब फाइल बनाएंगे तो एक साइड वाइट पेज रखेंगे। जो वाइट वाले पेज हैं उस पर अब आपको जो आपने एक्टिविटी लिखी है उस एक्टिविटी से संबंधित फ़ोटो
प्रिंट निकाल करके वहाँ लगानी है, चिपका दीजिएगा। चाहे वो ब्लैक एंड वाइट हो, चाहे आप अगर चाहें तो कलर्ड भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ब्लैक एंड वाइट भी लगा सकते हैं। आप फोटो नहीं कर पा रहे, आप वीडियोस के स्क्रीनशॉट लीजिए जिसमें बच्चों के साथ एक्टिविटी करते हों, आप उनका स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा। ये आपको अलाउ है। आप उस फाइल में वीडियोस के स्क्रीनशॉट जरूर लगाइएगा एक्टिविटी करते हुए की, ताकि फाइल आपकी सुंदर लगे। ठीक है, ये आप समझ चुके। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अपने। आपके सामने दिखाई दे रहा है अपलोड और लिंक, यानी हम इसके बारे में चर्चा करें कि वीडियो का करना क्या है, कैसे करना है। और यहाँ पर मैं इसके साथ कुछ बातें और बताऊँगा जो आपको आपके प्रोजेक्ट से संबंधित होगी, उसे आपने समझना है। देखिए, जो आप वीडियो बनाएंगे वो आपको आपका यूट्यूब चैनल खुद ना बनाना है। आप खुद के नाम से यूट्यूब चैनल बना लीजिएगा। उस पर 45 की 45 वीडियोज़ आपको अपलोड करनी है। अपलोड करते वक्त कोई ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, जैसे नाम से सेव करें। आपको ध्यान होना चाहिए ये फर्स्ट डे किया है या फर्स्ट एक्टिविटी है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। आप अपनी फाइल के अनुरूप भी नाम लिख सकते हैं। आप पहले 10 दिन के जो वीडियो हैं उस पर लिख सकते हैं डे फर्स्ट, डे सेकंड, डे थर्ड। आगामी जो 10 दिन के हैं जिनमें एक ही दिन में 2 है, तो आप लिख सकते हैं डे 11 एक्टिविटी फर्स्ट, डे 11 एक्टिविटी सेकंड, डे 12 एक्टिविटी फर्स्ट, डे 12 एक्टिविटी सेकंड। और आप अगले 5 दिन जो है उसमें लिखिएगा डे 25 एक्टिविटीज़ कौन सी हो जाएगी आपकी, फर्स्ट, फिर डे 25 एक्टिविटी सेकंड, डे 25 एक्टिविटी थर्ड। इस टाइप से आप वीडियोस के नाम लिख सकते हैं। अब उन वीडियो को अपलोड करने के बाद आप उस वीडियो को शेयर करना ज़रूरी है। आप किसी को शेयर कीजिएगा क्रम से, ताकि आप उनके जो लिंक हैं उन्हें कहीं से भी प्रिंट निकलवा सकें, किसी भी दुकान पर जाकर, या खुद निकाल सकें प्रिंटर हैं तो। आपको उन जितने भी लिंक है 45, उनको एक कागज़ पे प्रिंट निकलवाना है क्रम से, और उसको निकाल करके आपको फाइल के साथ अटैच करना होगा। ये काम आपने करना ही करना है, ठीक है, वरना आपके वीडियोस का कोई वैल्यू नहीं है जो आपने बनाए हैं। अगर आपने अपलोड नहीं किए या आपने जो लिंक है वो पेस्ट करके उसके साथ नहीं लगाई फाइल के, तो आपके प्रोजेक्ट की कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे। इसके साथ साथ अब आपको 2 चीज़ों का और ध्यान रखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रोजेक्ट आपका तभी फाइनल होता है जब आपके पास एक गाइड होता है। आप जो प्रोजेक्ट का काम करेंगे वो DEC के रेगुलेशन के मुताबिक आपके पास एक गाइड होना चाहिए। गाइड की एजुकेशन एंटिटी होल्डर हो या BSTC होल्डर हो, दोनों में से चूज़ कर लीजिएगा। एंटिटी मिल जाए ठीक, वरना BSTC होल्डर ले सकते हैं। गाइड आपका होगा, आपको गाइड की देखरेख में काम करना है। गाइड की ही आपकी उस फाइल के अनुरूप आपके सिग्नेचर करेगा एनेक्जर में। एनेक्जर में आपको अंक देगा, आपका गाइड देगा। सो आपको गाइड की परमिशन कोई और नहीं देगा। आपको अपने पसंदीदा किसी को भी आप गाइड बना सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एक फाइल जो आप बनाओगे प्रोजेक्ट की, उसके साथ साथ बहुत से आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं अटैच होंगे, और उसके बाद उस फाइल को आपको दिल्ली रवाना करना होगा। आपकी ये फाइल जो आपका स्टडी सेंटर आपने फोरम में भरा है वहाँ पर जमा नहीं होगी। इसका एड्रेस मैं आपको बाद में दे दूँगा, या आप मुझसे मैसेज करके भी ले सकते हैं। ये फाइल आपको बना करके दिल्ली के एड्रेस पे इग्नू यूनिवर्सिटी को भेजनी होगी। ये बाय डाक, स्पीड पोस्ट, बाय कोरियर आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा स्पीड पोस्ट से करने की। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है इसको भेजना और समय से भेज देना, ताकि जो अंतिम डेट है उससे पहले पहले आपकी फ़ाइल वहाँ पहुँच जाए। ये भी आपकी जिम्मेदारी। अच्छा, मैं आपको बता जो रहा था वो ये बात बता रहा था कि इसके साथ, फाइल के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं वो ध्यान दीजिएगा। एक, आपको एनेक्जर की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपकी बुक्स के जो DEC 4 की बुक है उसमें लास्ट में हैं। कुछ पेज उसके हैं, कुछ पेज आपको अलग से डाउनलोड करने पड़ते हैं। अगर किसी को नहीं मिले तो आप एनेक्जर हमसे ले सकते हैं। जो लोग हमसे PDF परचेज कर रहे हैं, या जो लोग प्रोजेक्ट हमसे ले रहे हैं, या जो कैंडिडेट हमारे रेगुलर के हैं, उन सबको हम एनेक्जर अवेलेबल करवाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर किसी को चाहिए तो आप एनेक्जर हमसे ले सकते हैं। इसके लिए भी हम आपको सुविधा दे देंगे सभी साथियों को। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एनेक्जर आपको फिलअप करना है। उस एनेक्जर को फिलअप करने के बाद आपको उस पर प्रिंसिपल के सिग्नेचर करवाने हैं जिस स्कूल में आप वीडियो बना रहे हैं। उसके अलावा आपने जिसको गाइड नियुक्त किया है उसके सिग्नेचर होंगे, आपके सिग्नेचर होंगे। आपका गाइड आपके बारे में लिखेगा, आपके बारे में रिव्यू रखेगा अपना, और उसके बाद वो सिग्नेचर करेगा। आपको अंक भी उसी एनेक्जर में प्रोवाइड करेगा कि वो फाइल देख करके
और आपके वीडियोस देख करके आपको कितने नंबर दे रहा है वो गाइड डिसीजन करेगा, आप अपने आप नहीं करेंगे। एनेक्जर करना कैसे है, एनेक्जर को फिलअप कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो समय आने पर उपलब्ध करवा दूंगा बना करके, अगर आप लोग कहेंगे तो। अगर आपको नहीं होगा, अगर आपका प्यार नहीं मिल रहा तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ भाई, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। देखिए प्यार की बात एक मजाक की है, आपके लिए मैं इसलिए करूँगा कि आपको एनेक्जर फिलअप करते हुए और उसको कैसे भरना है, किन किन बातों का ध्यान रखना, उसके लिए वीडियो अलग से जारी कर दूंगा, ठीक। लेकिन आपको उस फाइल के साथ एनेक्जर लगानी है, आपका आई कार्ड लगेगा, एक आपकी इंडेक्स लगेगी जो कि फाइल के अनुरूप किस तारीख को कौन सा प्रोजेक्ट एक्टिविटी हुई है, कितने नंबर पेज पे आपने फाइल में लिखी है, ये भी आपको लगानी है। आपका एक फॉर्मेट है, वो 2 फॉर्मेट, एक फाइल के अंदर और एक फाइल के ऊपर लगेगा, इग्नू की तरफ से जारी होता है, या उसका डिज़ाइन आप खुद भी कर सकते हैं, वो आपको लगाना है। इसके अलावा आपको आपके गाइड की जो मार्कशीट है, जो BSTC की फाइनल ईयर की मार्कशीट हो या NTT की फाइनल ईयर की मार्कशीट हो, वो आपको संलग्न करनी है उसके साथ। अब आपके डॉक्यूमेंट्स में एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। पहला, सबसे पहले लगेगा फाइल के अंदर इग्नू का जो लेटर है वो, जो आपका फॉर्मेट है। उसके बाद दूसरा लगेगा आपका आई कार्ड, तीसरे पे लगेगी एनेक्जर, उसके बाद गाइड की मार्कशीट, उसके बाद आपकी इंडेक्स, उसके बाद चरण फर्स्ट, चरण सेकंड, चरण थर्ड, ये सब के सब लगेंगे। चरण थर्ड कंप्लीट होने के बाद एक थैंक्स के नाम से कोई भी प्रिंट आउट निकलवाइएगा और वो ज़रूर लगाइएगा। इस सब को काम को करने के बाद ही आपकी फ़ाइल को पूर्ण माना जाएगा, इस बाबत ध्यान रखिएगा। अब मैं आप सभी से एक ही अनुरोध करूँगा कि आप लोग, अगर कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप मुझे संदेश भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, टेलीग्राम पर कर सकते हैं, जैसे चाहिए वैसे कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी प्रश्न पूछें, सभ्यता के साथ पूछें और पॉजिटिविटी के साथ पूछें, आपकी पूरी मदद की जाएगी। धन्यवाद।